रात अपनी काली चादर फैलाकर पूरे शहर को अपनी लपेटे में ले चुकी थी। मर्सिडीज की शाही चमक दमक भी इस गहरी और उदास रात के घने अंधकार को कम करने में नाकाम थी। आरव महेश्वरी स्टीयरिंग व्हील को कसकर थामे बैठा था। नज़रें सड़क पर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। कार में मौजूद बाकी घर वालों की तरह उसका दिल भी अपनों की इस अचानक मौत पर भारी था, मगर उसके वजूद में एक और बेचैनी मचल रही थी, एक ऐसी तड़प जो उसे घर अपनी काव्या के पास खींच रही थी। 28 साल का आरव महेश्वरी, महेश्वरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस, एक ऐसा नौजवान जिसने उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। उसने न सिर्फ पिता का कारोबार संभाला, बल्कि अपनी काबिलियत और मेहनत से उसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। पूरे शहर के कामयाब और मशहूर नौजवान उद्योगपतियों में उसका नाम गिना जाता था। उसकी पर्सनालिटी में एक चुंबकीय ठहराव था, एक गंभीर लेकिन प्रभा भरी गरिमा जो हर किसी को प्रभावित करती। लेकिन इस शांत समंदर के भीतर जज्बातों का एक तूफान पलता था, और उस तूफान की हर लहर सिर्फ और सिर्फ काव्या शेखावत की तरफ बढ़ती थी। 24 साल की काव्या उसकी मौसी की बेटी थी। फाइन आर्ट्स के आखिरी साल की स्टूडेंट जिंदगी से भरपूर खिलखिलाहटें बिखेरती एक शरारती और चंचल लड़की। उसकी दुनिया रंगों, कैनवास और ब्रश से बनी हुई थी। शेखावत साहब का परिवार भी शहर के माने हुए घरानों से था, लेकिन महेश्वरी साहब की बेहिसाब दौलत और रसूख के सामने उनका दर्जा थोड़ा कम माना जाता था। पर यह रिश्ता दौलत का नहीं, दिलों का था। आरव और काव्या बचपन के साथी थे। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, उन्हें एहसास न हुआ। सिर्फ 6 महीने पहले दोनों खानदानों की सहमति से उनका विवाह सादगी से हो गया था, और विदाई काव्या की परीक्षाओं के बाद तय हुई थी। उनके रिश्ते में पाकीज़गी, भरोसा और गहरी मोहब्बत की मजबूत डोर बंधी थी। एक ऐसा रिश्ता जिस पर आरव को अपनी जान से ज़्यादा एतबार था। रात की घुटन जैसी खामोशी उस गाड़ी के अंदर भी भरी हुई थी। तभी पहली बार सन्नाटे को तोड़ते हुए काव्या की माँ बोली, काव्या और उसकी कज़न लावण्या का कल आखिरी पेपर है, इसीलिए वे लोग नहीं आ सकीं। आरव ने बस सिर हिलाया, मगर उसका दिल अचानक एक अनजाने डर से धड़कने लगा, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो और उसका मन उसे पहले ही चेतावनी दे रहा हो। महेश्वरी हवेली की ऊंची और शानो शौकत वाली दीवारों के अंदर गाड़ी दाखिल हुई तो गार्ड ने झुककर नमस्ते किया, मगर आज सब कुछ अजीब सा था। घर की खामोशी हमेशा से ज़्यादा भारी थी, जैसे हवाओं में कोई खतरनाक तूफान रास्ता देख रहा हो। सब थके और टूटे कदमों से गाड़ी से उतरे। जैसे ही काव्या के पापा ने मेन दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य किसी कयामत के जैसा था। एक पल के लिए आरव की दुनिया रुक गई। उसके कानों में एक लंबी तेज़ सीटी गूंजने लगी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसके कदम दहलीज पर जम गए, जैसे शरीर में जान न बची हो। वहाँ उसकी काव्या, उसकी सबसे पवित्र और अनमोल मोहब्बत, एक अनजान आदमी की बाहों में थी। उसका गुलाबी दुपट्टा नीचे फर्श पर ऐसे पड़ा था जैसे जिंदगी से हार चुकी कोई टूटी हुई तितली। उसके बाल बिखरे थे, आंखों में हद से ज़्यादा डर और बेबसी थी, और पास में क्रिस्टल का टूटा हुआ गमला बिखरा पड़ा था, जैसे वहाँ किसी ने अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश की हो। वो अनजान आदमी जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, काव्या को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुआ था। काव्या की माँ की दिल चीर देने वाली चीख ने ठहर चुके दृश्य में अचानक हलचल भर दी। उस आवाज़ पर जैसे काव्या किसी डरावने सपने से अचानक जाग उठी। उसने झटके से खुद को उस आदमी से छुड़ाया और जल्दी से घबराहट में फर्श पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठा लिया। उसके कांपते हाथ उस दुपट्टे को जैसे तैसे अपने ऊपर लपेट रहे थे, मगर उसकी सांसें टूट चुकी थीं और आरव का पूरा वजूद भी उसी पल बिखर गया था। वो अनजान लड़का भी घबरा कर मुड़ा। उसके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। ये क्या बेहयाई हो रही है मेरे घर में? काव्या के पापा शेखावत साहब गुस्से से दहाड़ते हुए आगे बढ़े, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ज़ोरदार थप्पड़ काव्या के नाजुक गाल पर पड़ा और उसके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। कौन है ये लड़का, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? थप्पड़ की चोट से काव्या लड़खड़ाकर पीछे हुई। उसकी आंखों से आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे, लेकिन उसके होंठ ऐसे बंद थे जैसे किसी ने उन पर ताला लगा दिया हो। वो एक जिंदा लाश की तरह सिर झुकाए खड़ी थी, टूटी हुई, बेसहारा और बिल्कुल खामोश।
कुछ बोलो काव्या, कुछ तो बोलो, उसकी माँ ने रोते हुए उसके दोनों कंधों से हिलाया। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। लेकिन काव्या की खामोशी किसी जोरदार स्वीकार से कम नहीं थी। जैसे वह आवाज़ निकालना चाहती थी, लेकिन उसका दिल पत्थर बन चुका था। और उस पल आरव महेश्वरी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में जलता हुआ लावा उंडेल दिया हो। कुछ ही मिनट पहले उसका दिल काव्या से मिलने की बेचैनी में पागलों की तरह धड़क रहा था, और अब वही दिल लाखों टुकड़ों में टूटकर उसकी रूह को चीर रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सपने को अपनी आंखों के सामने सबसे डरावनी हकीकत में बदलते देखा था। उसी दौरान वह अजनबी लड़का धीरे से मौका पाकर वहाँ से भाग चुका था, पीछे सिर्फ गुनाह का सन्नाटा छोड़कर। आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमारे घर में तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की के लिए कोई जगह नहीं। शेखावत साहब ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की ओर घसीटना शुरू कर दिया। रुको ताऊ जी, आवाज़ आरव की थी, बर्फ़ की तरह ठंडी। सब उसकी तरफ मुड़े। यह मेरी पत्नी है। उसके लहजे में इतना ठहराव, इतना तय किया हुआ फैसला था, जैसे कोई अदालत में अंतिम फैसला सुना रहा हो। और इसकी विदाई आज यहीं इसी वक्त हो रही है। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर पूरा घर सदमे से जम गया। शेखावत साहब के हाथ अचानक ढीले पड़ गए। काव्या ने आंसुओं में डूबी आंखों से आरव को देखा। उन आंखों में बेचैनी थी, हैरानी थी, या फिर कोई गहरा डर, यह समझना मुश्किल था। आरव आगे बढ़ा और काव्या का ठंडा और बेजान हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने किसी की तरफ भी पलटकर नहीं देखा। बस उसे साथ में न दरवाजे की ओर बढ़ गया और न ही किसी की हिम्मत हुई उसे रोकने की, न कुछ कहने की। गाड़ी में मौत के जैसी खामोशी थी, इंजन की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं। आरव उसे उस नए घर की तरफ ले जा रहा था, उस घर की तरफ जिसे उसने काव्या के लिए सपनों, मोहब्बत और अनगिनत उम्मीदों से सजाया था। और आज उसी घर की ओर जाते रास्ते में सिर्फ टूट चुकी चुप्पी और बिखरे हुए दिल थे। जो घर उनकी मोहब्बत का आशियाना बनने वाला था, आज एक कैद खाना लग रहा था। कमरे में पहुंचकर आरव ने दरवाज़ा बंद किया। एक बहुत गहरी सी सांस ली, जैसे अब उसके अंदर टूटने के अलावा कुछ बचा ही न हो। वो काव्या की तरफ मुड़ा। काव्या अपराधियों की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। उसके कांपते हाथ, बिखरी सांसें और सुबकती हुई खामोशी सब कुछ बयान कर रहे थे। काव्या, उसने बहुत नरमी से पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में बिखरी हुई तकलीफ की धारियां साफ सुनाई दे रही थीं। सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर सच बता दो, वो कौन था, वहाँ क्या हो रहा था? उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था, एक टूटे हुए इंसान की विनती थी जो अपने बचे हुए भरोसे को बचाना चाहता था। मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों ना हो। बस मुझसे मत छुपाओ। ये खामोशी, तुम्हारी ये खामोशी मुझे अंदर से मार रही है। वो उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद उसका स्पर्श काव्या की बंद आवाज़ को आज़ाद कर दे। लेकिन काव्या ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहली बार उसने नज़रें उठाकर आरव की बुझती हुई, जलती हुई आंखों में सीधे देखा था। उसकी अपनी आंखों में दर्द था, मजबूरी थी और एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह सब कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। अगर आपको मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा है, उसकी आवाज़ टूटी, तो भगवान के लिए मुझसे कोई सवाल मत कीजिए। यह शब्द नहीं थे, यह आरव की रूह पर लगने वाला आखिरी और सबसे गहरा वार था। उसी पल उसके दिल में बचा हुआ आखिरी सहारा भी बिखर गया। उस एक वाक्य ने उनके बीच ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर दी जिसमें मोहब्बत के लिए जगह नहीं थी, सिर्फ शक, डर और दूरी थी। उनकी नई जिंदगी उसी घर में शुरू हुई जहां प्यार तो मौजूद था, लेकिन भरोसा मर चुका था। आरव बिना कुछ कहे अलमारी के पास गया, एक तकिया और चादर निकाली और कमरे से लगे हुए लॉन्स में रखे सोफे पर जाकर लेट गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी खामोशी और उसका यह कदम हजारों शब्दों से ज्यादा दर्दनाक था। यह एक साफ चेतावनी थी, जिस बिस्तर पर काव्या हो, उस पर अब उसके लिए कोई जगह नहीं। काव्या उस रात बिस्तर पर बेजान मूर्ति की तरह बैठी रही, पूरे शरीर में सिहरन लिए, आंखों में अनगिनत आंसू लिए और दिल में वही सवाल जिसे कहने की इजाज़त उसने खुद को नहीं दी थी। वो हर आंसू के साथ अपना अतीत याद कर रही थी, वो खूबसूरत अतीत जब आरव महेश्वरी उसकी हर इच्छा,
हर बात का कितना मान रखता था। आरव, देखिए ना, हमारे कमरे की दीवारें हल्के आसमानी रंग की होंगी और पर्दे सफ़ेद जिन पर आसमानी फूल बने होंगे। जब सुबह सूरज की किरणें उनसे छन कर आएंगी तो पूरा कमरा चमक उठेगा। काव्या ने अपनी ड्राइंग बुक पर बने खाके पर उंगली फेरते हुए मासूमियत से कहा था। दोनों अपने नए घर की तैयारी और सजावट के काम में लगे हुए थे। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में उलझी लटों को कान के पीछे सहेजते हुए नरमी से कहा था, और उस दीवार पर तुम्हारी बनाई हुई सबसे खूबसूरत पेंटिंग लगेगी, ताकि जब मैं सुबह जागूं तो मेरी नज़र सबसे पहले तुम्हारे फन पर पड़े। काव्या ने शर्म से नज़रें झुका लीं। आपको मेरी पेंटिंग्स इतनी पसंद हैं? मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत है काव्या। उस वक्त दिल में जितनी खुशियाँ समाई थीं, आज उसी कमरे की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थीं। वही सफ़ेद पर्दे आज कफन की तरह लग रहे थे, और जिस दीवार पर उसकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग लगनी थी, आज वहाँ पर एक बदनुमा दाग था, बदनामी का दाग, बदगुमानी का दाग। सुबह हुई तो दोनों के बीच एक अनजानी सी दीवार पहले से भी ऊंची हो गई। काव्या ने नाश्ता तैयार किया, मगर आरव महेश्वरी ने मेज़ की तरफ देखा तक नहीं। बिना एक शब्द कहे चुपचाप ऑफिस चला गया। और फिर यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं रही, यह रोज़ का रूटीन बन गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर उनके बीच दूरियां मीलों से भी आगे निकल चुकी थीं। आरव महेश्वरी खुद को काम में गर्क कर देता, देर से घर आता और अक्सर लॉन्स में ही सो जाता। उसका हंसना, मुस्कुराना, काव्या से छेड़छाड़ करना सब अतीत बन चुका था। उसकी जगह एक ठंडे दिल वाला, बेरहम, बेपरवाह इंसान हो चुका था, जो काव्या को देखकर भी अनदेखा कर देता। दूसरी ओर काव्या का हाल भी अच्छा न था। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन टूटने की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी शौकें, उसके खाके, उसकी हंसी, सब कुछ उसे एक रात ने निगल लिया था। वह हर चीज़ का ख्याल रखती, पूरी तरह एक घरेलू औरत की तरह सारे काम करती, लेकिन उसकी अपनी रूह जैसे मर चुकी थी। उसके रंग, उसके विन्यास और कैनवस एक कोने में धूल फांक रहे थे। जो लड़की रंगों से खेलती थी, अब खुद एक बेरंग साया बन चुकी थी। वो आरव को उस रात की सच्चाई बताना चाहती थी, क्योंकि उस राज को उसने अपने दिल में दफन किया था, तो उसका दिल भी अब फटने को था। लेकिन चाह कर भी वह अपने होंठ खोल नहीं पाती थी। उसका दिल मचलता था। आरव के सीने से लगकर रोने के लिए उसे एक कंधा चाहिए था, लेकिन वह कंधा, वो सीना अब काव्या के नसीब में कहाँ। वो तो उस पर एक नज़र डालना भी गवारा नहीं करता था। वह उसे अपने साथ ले तो आया था, अपनी पत्नी कहकर सबके सामने इज्जत भी दी थी, लेकिन अब बंद कमरे में वो उसे बिल्कुल लापरवाह हो गया था। मोहब्बत की पहली सीढ़ी भरोसा होती है, और यह भरोसा आरव ने काव्या पर नहीं किया था। अगर किया होता, अगर उसकी बात मानकर बस भरोसा कर लेता और उससे उस रात का सच न पूछता, लेकिन आरव के दिल में तो एक कांटा सा चुभ गया था। उसकी आंखों के सामने से वह मंजर नहीं जाता जब काव्या किसी गैर मर्द की बाहों में थी। एक दिन आरव की माँ सरिता देवी उनसे मिलने आईं। वो समझदार और गहरी नज़रों वाली औरत थीं और अपने बेटे और बहू के बीच पसरी खामोशी और तनाव को महसूस कर चुकी थीं। घर में पसरा मातम सा माहौल और काव्या के बुझे चेहरे को देखकर उनका दिल कसक उठा। काव्या बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? उन्होंने काव्या को पास बिठाकर बड़े प्यार से पूछा। तुम तो आरव की जान हो, फिर यह दूरियां कैसी तुम दोनों के बीच? काव्या की आंखें कुछ भी कहे बिना छलक पड़ी। वो क्या बताती, कौन सा जख्म दिखाती, कौन सी बात समझाती? सरिता देवी ने उसे सीने से लगा लिया। देखो बेटी, मर्दों को लुभाना पड़ता है। तुम इतनी खूबसूरत हो, ज़रा सजो संवरा करो, अच्छे कपड़े पहनो। जब आरव तुम्हें देखे तो उसकी नज़र तुमसे हटनी नहीं चाहिए। उन्होंने अलमारी खोली और एक गहरा मेरून रंग का खूबसूरत जोड़ा निकाला। यह आरव का पसंदीदा रंग है ना, कल तुम यही पहनना। देखना, वो तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाएगा। माँ जैसी सास के हुक्म के आगे काव्या मना न कर सकी। दिल में तूफान था, मन मान नहीं रहा था, लेकिन शायद यही आखिरी कोशिश थी। अगले दिन उसने वही मेरून जोड़ा पहना, हल्का सा मेकअप भी किया, बालों को संवारा और आरव का इंतज़ार करने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि शायद आज बर्फ़ पिघल जाए, शायद आज आरव उसे एक मीठा सा कोई शब्द बोल दे, शायद आज सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और आज
वह उसके बिखरे हुए वजूद को अपनी बाहों में समेट ले, उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहे, काव्या, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर, लेकिन अब इस तड़प और इस बेचैनी को ख़त्म करके इस दिल को सुकून देना चाहता हूँ। और वह भी उसके सीने से लगकर सब कुछ भूलकर अपना आप उसके हवाले कर दे। रात को जब आरव घर आया, लॉन्स में उसे देखा तो एक पल के लिए ठिठक गया। उसने काव्या को सिर से पांव तक बड़ी ही ठंडी और बेरहम निगाहों से देखा, जबकि काव्या ने पूरी उम्मीद के साथ उसकी ओर देखा। मगर आरव के होठों पर तारीफ की जगह एक तंज भरी मुस्कान उभर आई। वाह, बड़ी तैयारियां हैं आज, कहीं जाने का इरादा है क्या? उसका लहजा इतना काटदार था कि काव्या का पूरा वजूद भीतर तक चीर गया। या फिर कोई आने वाला है जिसका इंतज़ार इतना सज धज कर रही हो? यह आखिरी जुमला जहरीले तीर की तरह काव्या के दिल में धंस गया। उसकी आंखों में जो उम्मीद की हल्की सी चमक थी, पल भर में बुझ गई। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीग गया। आरव के जहरीले अल्फाज काव्या के सीने में कांच की किरचियों की तरह चुभे थे। हर शब्द उसकी सांस रोक रहा था। उसने सिर्फ एक शिकवा भरी नज़र आरव पर डाली और भागकर कमरे में आ गई। लेकिन आंसू इस बार भी उसके साथ नहीं थे, जैसे अब रोने का भी हक छिन गया हो। वो आईने के सामने खड़ी रही और अपना ही अक्स नज़रें झुकाकर देखती रही। एक ऐसा अक्स जैसे वह खुद भी पहचान नहीं पा रही थी। यह वो काव्या तो नहीं थी जो ज़िंदगी से भरी और खिलखिलाती थी। यह तो एक जिंदा लाश थी, एक ऐसा पुतला जिसकी रूह बहुत पहले उड़ चुकी थी और जिस्म बस आदत के सहारे चल रहा था। उस रात के बाद उनके बीच की खामोशी और भी गहरी और भी पत्थर जैसी अटल हो गई, जैसे दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आंसू पोंछते हुए वो ड्रेसिंग रूम में गई और एक सादा सा जोड़ा निकालकर पहन लिया। अनजाने ही उसे आरव का इंतज़ार था कि शायद उसके आंसू देखकर उसका मन पिघल जाए और वह उसके पीछे उसे मनाने चला आए। लेकिन उस रात आरव कमरे में नहीं आया। अगले कुछ दिन भी उसी बोझिल खामोशी में गुजरते रहे। सरिता देवी अपने बेटे और बहू की इस टूटी हुई हालत से बेहद परेशान थीं, लेकिन वो इस चुप्पी की असल वजह समझ नहीं पा रही थीं। एक सुबह उन्हें अपनी भांजी का फ़ोन आया। उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरिता देवी को तुरंत गुरुग्राम के लिए निकलना पड़ा। काव्या बेटी, अपना ख्याल रखना और आरव का भी। जाते समय उन्होंने काव्या के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और जानबूझकर उसके हाथ में काले रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी थमा दी। इसे पहनना, आज शाम आरव को तुम पर काला रंग बहुत अच्छा लगता है। मेरी खातिर एक बार और कोशिश करना बेटा, शायद भगवान तुम्हारे दिलों के फासले मिटा दें। और काव्या मना नहीं कर पाई। वो पिछली बातों को भूली नहीं थी। जख्म अब भी ताज़ा थे, फिर भी उसने सास की बात मान ली। अब घर में वो और सिर्फ आरव अकेले थे, सिर्फ दो लोग, लेकिन दिलों के बीच जैसे सदियां खड़ी थीं। शाम को उसने एक फ़र्ज़ की तरह वो काली साड़ी पहन ली। वो बेहिसाब खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूनी थीं, वीरान जैसे उनमें कोई रोशनी बची ही न हो। रात को जब आरव ऑफिस से लौटा और उसे काली साड़ी में देखा तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। एक पल के लिए उसकी सांसें बेकाबू हुईं। कितने अरसे के बाद उसने काव्या को इस तरह सजे हुए रूप में देखा था। एक पल को उसका दिल चाहा कि सब कुछ पुराना दर्द भुलाकर आगे बढ़े, उसे सीने से लगा ले, उससे कहे कि अब भी वह उसकी जान है। उसकी गोरी सफ़ेद गर्दन से थोड़े नीचे काला सा तिल जो आज और भी जाहिर हो रहा था, जिसे अपने होठों से छूने के लिए आरव का मन पहले भी कई बार बेकरार हुआ था। लेकिन काव्या उसके इरादों को भांपते ही उसे पीछे धक्का दे देती और खिलखिलाकर कहती, इसे छूने का हक सिर्फ विदाई के बाद आपको मिलेगा, इससे पहले आप मेरे इस दिल को छू नहीं सकते। और आरव दिल मलूल कर रह जाता। और आज तो उसकी विदाई भी हो चुकी थी। उसकी पत्नी के रूप में वह उसके सामने खड़ी थी। आज उसका मन किया कि वह आगे बढ़कर अपने होंठ उस काले तिल पर रख दे, उसे महसूस करे, उसे अपनी बाहों में दबोच ले, उसके कानों में सरगोशी करे कि आज सिर्फ इस तिल को नहीं, तुम्हारे वजूद के हर हिस्से को मैं अपने होठों से छूना चाहता हूँ, इस बेचैन दिल को सुकून देना चाहता हूँ। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में फिर वही रात घूम गई जब काव्या हर बात से बेपरवाह दुपट्टे से आजाद उस मर्द की बाहों में थी।
आरव के विवाह में होने के बावजूद भी वह आरव को अपने इतने करीब कभी नहीं आने देती थी। और वो मर्द, वो भला उसका कौन था कि वह उसकी बाहों में खड़ी थी? क्या उस मर्द ने उसके वजूद को अपने होठों से नहीं छुआ होगा? यह ख्याल ही आरव की जान निकालने के लिए काफ़ी था। वही शक, वही तड़प और वही जहर, और उसकी आंखों में फिर से वही ठंडापन लौट आया। मम्मी कहाँ हैं? उसने आवाज़ को पूरी तरह सपाट रखते हुए पूछा। मौसी की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए गुरुग्राम गई हैं, काव्या ने धीमे टूटे स्वर में जवाब दिया, और आरव के होठों पर एक कड़वी चुभती हुई मुस्कान उभरी। ओहो, तो मम्मी घर पर नहीं हैं, तभी आज इतनी तैयारियां की गई हैं। हमारी तन्हाई का जश्न मनाने का बेहतरीन मौका है ना? ये शब्द किसी हथौड़े की आखिरी चोट की तरह थे, लेकिन इस बार काव्या के चेहरे पर न टूटकर बिखरने वाली चीख थी और न आंसू। वो बिल्कुल खामोश और एकदम से निर्विकार खड़ी रही, जैसे दिल अब महसूस करने की क्षमता खो चुका हो। वो एक अजीब सी शांति, एक घुटन भरी खामोशी के साथ उठी और बिना उसकी तरफ देखे कमरे में चली गई। उस रात तन्हाई और खामोशी दोनों ने उसे फिर से चीर दिया, लेकिन इस बार वह रोई नहीं, क्योंकि अब दर्द भी थक चुका था। आरव महेश्वरी काव्या के इस अचानक और अजीब से बर्ताव पर स्तब्ध रह गया। कुछ देर के बाद वह खाने के लिए कमरे से बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर बैठी काव्या को देखकर उसका दिल जोर से धड़क कर रुक गया। वो अब उस दिलकश काली साड़ी में नहीं थी, बल्कि एक सादा, फीके और लगभग रंगहीन सफ़ेद कुर्ते में थी, मानो किसी का मातम मना रही हो, मानो उसकी अपनी रूह पर काली चादर का रंग छट चुका हो। आरव महेश्वरी के भीतर गुस्से की आग अचानक भड़क उठी। यह सब क्या है? उसकी आवाज़ में हैरानी नहीं, बल्कि ऐसा गुस्सा था जो यकीन से परे था। पहले दुल्हनों की तरह सजती हो और अब ऐसे बैठी हो जैसे विधवा हो गई हो। आखिर खेल क्या खेल रही हो मेरे साथ? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल शांत रही और उसी खामोशी के साथ उठकर जाने लगी। मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, आरव ने हुक्म दिया। मुझे भूख नहीं, काव्या ने नज़र उठाए बिना धीमे से कहा। बस ये दो शब्द आरव महेश्वरी के भीतर जमा हुआ हर जहर, हर दर्द, हर लावा बाहर निकलने के लिए काफ़ी थे। वो गुस्से में अपनी जगह पर जोर से पीछे कुर्सी धकेलकर खड़ा हुआ। कुर्सी के फर्श पर घिसटने की तेज़ आवाज़ ने पूरे हॉल में एक भयावह गूंज पैदा कर दी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, सांसें भारी, और वह तूफान की तरह कदम बढ़ाते हुए काव्या के पीछे उसके कमरे की ओर चल पड़ा। आज या तो सब कुछ खत्म हो जाना था या फिर कोई फैसला हो जाना था, किसी भी कीमत पर। आरव महेश्वरी गुस्से से जलते हुए कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ से बंद कर दिया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि काव्या सहम कर पलट गई। बहुत हो गया तुम्हारा यह ड्रामा, वो गुस्से से दहाड़ा। तुम मुझे अपना पति समझती भी हो या नहीं? या आज भी उसी आदमी से मोहब्बत करती हो जिसकी बाहों में उस रात खड़ी थी? तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसीलिए मुझे इस तरह तड़पा रही हो, मुझे सज़ा दे रही हो, ताकि मैं उसी दर्द में जलता रहूं। महीनों से उसके सीने में दबी हुई हर चोट, हर जलन, हर शक आज चीख बनकर बाहर आ गया। ये सब सुनकर काव्या के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। आज उसकी खामोशी टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फट पड़ी जैसे बरसों का जमा दर्द बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहा हो। नफरत, वो चीखी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत की है और आप मुझे नफ़रत का इल्ज़ाम देते हैं। मोहब्बत की बात करते हैं आप? ये कैसी मोहब्बत है आपकी जिसमें भरोसा नाम की एक चीज़ भी नहीं? काव्या की आवाज़ कांप रही थी। आपके लिए वो एक रात मेरी पूरी ज़िंदगी की मोहब्बत से ज़्यादा अहम हो गई। आपकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि एक शक ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो रोते हुए बोलती चली गई। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो मुझ पर यकीन करते। उस रात के बारे में पूछने के बजाय मेरी खामोशी पर भरोसा करते। लेकिन नहीं, आपने तो मुझे पहले ही लम्हे में गुनहगार मान लिया। उसके हर शब्द हथौड़े की तरह आरव महेश्वरी के दिल पर गिर रहे थे। पहली बार उसके गुस्से और तकलीफ के पार उसे काव्या का दर्द दिखाई दिया। उसकी सच्ची मोहब्बत, उसकी बेबसी, उसके आंसू, सब कुछ आरव के दिल को पिघला गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार का दावा तो उसने हमेशा किया था, मगर भरोसे की कड़ी परख में वो बुरी तरह हार गया। वो बीते दिनों में उस लड़की की आंखों का दर्द देख ही नहीं पाया, सिर्फ अपने दर्द में जलता रहा। अगर वह उसके साथ बेवफाई करती तो उसके साथ नहीं रहती, बल्कि अब तक उसे छोड़कर जा चुकी होती।
उसका सारा गुस्सा, सारी तलखी शर्मिंदगी और पछतावे में बदल गई। काव्या, उसने कांपती आवाज़ में उसे पुकारा। वो धीरे धीरे उसके करीब आया। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने दर्द में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस ही नहीं कर पाया। वो आगे बढ़ा और काव्या को अपनी बाहों में खींच लिया। महीनों बाद उस करीबी को महसूस करते ही काव्या की सिसकियां तेज़ हो गईं। वो उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे महीनों से जमा जहर बह गया हो। आरव भी उसे कसकर पकड़े उसके बाल सहलाता रहा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ काव्या, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। खुद में बिखरता हुआ वह उसे ऐसे छूने लगा जैसे कभी उनके बीच कोई नाराज़गी ना आई हो। वो उसे छूता जा रहा था और वह सब कुछ भूलती जा रही थी। और जब उसे छूते हुए उसके होंठ काव्या के होंठों तक आए तो वह आंखें खोलकर उसे ही देख रही थी, फिर आंखें बंद करके जैसे उसने उसे इजाज़त दे दी, और आरव उसके होंठों पर झुका। होठों से सुकून पाता वो उसे लेकर बिस्तर तक आया। वो धीरे धीरे काव्या के वजूद को हर चीज़ से आज़ाद करके उसे खुद में समेट चुका था। उसने काव्या से उस रात के बारे में दोबारा नहीं पूछा था कि उस रात आखिर क्या हुआ था, और काव्या के दिल में भी अब सुकून उतर गया था। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर आरव के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहती थी। उस रात उनके बीच जमी बर्फ़ पिघल गई। उन्होंने उस मनहूस रात का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपनी सारी तन्हाई और सारे ज़ख्म एक दूसरे से बांट लिए। अगले कुछ दिन उनकी ज़िंदगी में बहार बनकर आए। आरव महेश्वरी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह समय पर घर आता, उसके साथ वक्त बिताता, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। काव्या भी धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान खिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई हो। मगर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर जब दोनों साथ बैठे हंस रहे थे, तभी काव्या का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ उसकी माँ की घबराई हुई आवाज़ थी। काव्या बेटा, तुम्हारे पापा को दिल का बहुत तेज़ दौरा पड़ा है। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। उसका हंसता हुआ चेहरा पलक झपकते ही सफ़ेद पड़ गया। पापा, मेरे पापा! वो दहशत में चीख उठी। आरव ने तुरंत उसे थाम लिया। काव्या, क्या हुआ? पापा, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, वो हकलाते हुए बोली। कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम अब भी चलते हैं। आरव ने उसे मजबूती से संभाला। जो बाहर उनकी ज़िंदगी में मुश्किल से लौटी थी, उस पर फिर से गहरा पतझड़ उतर आया था। वो दोनों तेज़ी से अस्पताल की तरफ भाग रहे थे, जैसे ज़िंदगी एक बार फिर उनका सबसे कड़ा इम्तिहान लेने जा रही हो। अस्पताल के ठंडे, सुनसान और उदास कॉरिडोर में समय जैसे थम गया था। काव्या लड़खड़ाते कदमों से आईसीयू के शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई, जहां उसके पापा अनगिनत तारों और मशीनों के बीच बेसुध पड़े थे। उसका दिल चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन आंसू जैसे आंखों में जम गए थे। आरव उसका कंधा पकड़े मजबूती से खड़ा था, उसकी खामोश ताकत उसका सहारा बनकर। कॉरिडोर में उसके मायके वाले सब मौजूद थे। उसकी माँ तो रोते रोते बुरी तरह टूट चुकी थी, मगर बाकी रिश्तेदारों की निगाहों में काव्या के लिए न दया थी, न हमदर्दी, वही ठंडापन, वही इल्ज़ाम और वही तिरस्कार था। वो आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे, मगर हर बात काव्या के दिल में जहरीले तीर की तरह चुभ रही थी। उनकी निगाहें साफ कह रही थीं कि सब इसकी वजह से हुआ है। इस मनहूस ने तो घर की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिलाई थी, अब बाप की जान की दुश्मन भी बन गई। उसकी ताईजी ने इतनी ज़ोर से कहा कि वो सुन सके। काव्या एक पल में टूटकर बिखर जाती अगर आरव ने उसे अपनी बाहों में और करीब न कर लिया होता। किसी की बात पर ध्यान मत दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था जिसने काव्या को गिरने से बचा लिया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि शेखावत साहब की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन 24 घंटे आईसीयू में निगरानी ज़रूरी है। सब ने राहत की सांस ली। रिश्तेदारों के जोर देने पर आरव सबको घर ले आया, जो अस्पताल के करीब ही था। महीनों के बाद मायके में कदम रखते हुए काव्या को सब कुछ अजीब लगा। वही घर था, वही चीज़ें थीं, लेकिन एहसास, अपनापन, हर रिश्ता जैसे सब कुछ बदल चुका था। वो थककर अपने पुराने कमरे में चली गई, वही कमरा जहाँ कभी उसने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे, और वही कमरा जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात भी बीती थी।
वो बिस्तर पर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी कज़िन लावण्या कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो काव्या? लावण्या ने उसके पास बैठते हुए बनावटी हमदर्दी से पूछा। जिंदा हूँ, काव्या ने हल्की, टूटी और बेहद थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे पता है तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लावण्या ने उसका हाथ पकड़कर हमदर्दी दिखाते हुए कहा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। देखो ना, सिर्फ एक रात की वजह से सब कुछ कितना बिखर गया था। चाचा भी उसी टेंशन की वजह से आज इस हालत में हैं। लावण्या के लहजे में हमदर्दी से ज़्यादा जहर था और काव्या के दिल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वो गहरी सांस लेकर बोली, कहना क्या चाहती हो लावण्या? लावण्या का चेहरा पल भर में बदल गया। हमदर्दी का नकाब उतर गया और उसकी असली मंशा सामने आ गई। मैं यह कहना चाहती हूँ कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती लंदन वाले कज़िन से करवाना चाहते हैं और यह मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। काव्या ने हैरत से उसे देखा। इस वक्त तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम, इसीलिए तो कह रही हूँ, लावण्या ने उसकी बात काटते हुए झुंझलाहट से कहा। तुम अपने पापा से बात करो, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। उनसे कहो कि वो मेरी शादी मेरी पसंद से करवाएं। बस तुम मेरा यह काम कर दो और मैं तुम्हारा वो राज हमेशा अपने सीने में दफन रखूंगी। काव्या का दिल कांप उठा। राज? किस राज की बात कर रही हो तुम? लावण्या के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। वही राज जो उस रात तुम्हारे कमरे में हुआ था। सोचो, अगर सबको पता चल गया कि तुमने अपने पति की कसम की वजह से अब तक सच्चाई छुपाई हुई है तो क्या होगा? यह खुली धमकी थी। काव्या का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उसकी आवाज़ कांप उठी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? लावण्या ने कंधे उचकाए और पूरी बेशर्मी से बोली। मैं तो बस अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रही हूँ जैसे तुम लड़ रही हो। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। काव्या। ठीक उसी समय आरव अपनी माँ सरिता देवी के साथ कमरे की ओर आ रहा था। सरिता देवी खबर सुनते ही वहाँ से सीधे आ गई थीं। वे काव्या को दिलासा देना चाहती थीं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, उन्हें लावण्या की तीखी आवाज़ सुनाई दी। अब आरव भैया तुम्हारी तरफ हो गया है तो तुम खुद को बहुत सुरक्षित समझ रही हो ना, है ना? लेकिन ये मत भूलना कि उस रात का असली सच सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर मैंने ज़ुबान खोल दी न तो तुम्हारा यह नया बना बनाया भरोसा एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। यह शब्द सुनकर आरव महेश्वरी और सरिता देवी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। सरिता देवी की आंखों में पुरानी बदगुमानी फिर से जिंदा हो गई और आरव के चेहरे पर जो सुकून और मोहब्बत थी, उस पर एक बार फिर शक और बेचैनी के बादल घिर गए। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, कौन सा सच? आखिर वो कौन सा सच है जो काव्या आज भी उससे छुपा रही है? लावण्या की यह धमकी, अगर मैंने ज़ुबान खोल दी, आरव के दिमाग में बार बार गूंजने लगी। उससे लगा जैसे वक्त अचानक थम गया हो। उसने अपनी माँ के चेहरे पर उभरते शक और इल्ज़ाम को महसूस किया और उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। जिस भरोसे की बुनियाद उसने और काव्या ने बड़ी मुश्किल से फिर से खड़ी की थी, उसे एक ही पल में गहरी चोट पहुंची थी। इससे पहले कि कमरे में मौजूद लावण्या या काव्या को उनकी मौजूदगी का पता चलता, आरव ने समझदारी से अपनी माँ का हाथ थामा और उन्हें चुपचाप पीछे हटने का इशारा किया। वो इस वक्त इस घर में कोई नया तूफान बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जबकि उसका ससुर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। दोनों चुपचाप लॉन्स में आकर बैठ गए, लेकिन उनके बीच की खामोशी बहुत तेज शोर कर रही थी। कुछ देर के बाद सरिता देवी ने सावधानी से कहा, आरव, तुमने सुना ना? उस लड़की काव्या के कुछ ऐसे राज हैं जो उसकी कज़िन जानती है। एक शरीफ औरत के ऐसे कौन से राज होते हैं कि कोई उसे ब्लैकमेल कर सके? मोहब्बत में आंखें बंद मत करो बेटा। कुछ तो बहुत गलत है। पहले मैं भी काव्या को मासूम समझती थी, लेकिन अब नहीं। मुझे लगता है कि वह बहुत कुछ तुमसे छुपा रही है जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। मम्मी, प्लीज़, अभी वक्त ठीक नहीं है, आरव ने बेहद थके और टूटे हुए लहजे में कहा। लेकिन उसकी अपनी आवाज़ भी उसके यकीन की गवाही नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में उथल पुथल थी। एक तरफ काव्या के आंसू, उसकी दर्द भरी सच्चाई, उसका टूटा हुआ दिल, और दूसरी तरफ लावण्या की यह जहरीली धमकी। आखिर वो कौन सी बात थी? वह कौन सा सच था जिसे बताने से काव्या इतना डर रही थी? कुछ देर के बाद जब काव्या कमरे से बाहर आई,
उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, थका हुआ और बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने लॉन्स में बैठे आरव और अपनी सास को देखा। सरिता देवी ने तुरंत उससे नज़रें फेर लीं और आरव की आंखों में वो गर्माहट, वो भरोसा, वो सुरक्षित होने का एहसास नहीं था जो कुछ घंटे पहले अस्पताल में था। उसकी नज़रें सवालों से भरी थीं और काव्या की सांस रुक गई, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी मुस्कान भी बिल्कुल खोखली थी। सब ठीक है? आरव ने पूछा, मगर उसके लहजे की ठंडक और दूरी काव्या के दिल में सीधे उतर गई। जी, वो सिर्फ इतना कह पाई। वो समझ चुकी थी फिर कुछ बदल गया है। जिस भरोसे को पकड़कर वह खुद को संभाले हुए थी, वही सहारा एक बार फिर नीचे खिसकने लगा था। वो फिर से अकेली पड़ चुकी थी। अगले दिन आरव अस्पताल में बिल और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर रहा था कि उसकी नज़र कॉरिडोर के आखिर में खड़े एक बेचैन, घबराए हुए लड़के पर पड़ी। वह हर 2 सेकंड में आईसीयू की तरफ देख रहा था, मानो किसी खबर का इंतज़ार कर रहा हो। आरव के कदम ज़मीन से चिपक गए। यह वही लड़का था, वही चेहरा, वही शख्स जिसने उस रात उनकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया था, वही जिसे उसने अपनी पत्नी की बाहों में देखा था। आंखें सुलग उठीं, सांसें भारी हो गईं। उसके कदम उस लड़के की ओर बढ़ने लगे। दिमाग में बस एक ही तूफान, ये यहाँ क्यों है? किसके लिए आया है? क्या ये काव्या के लिए आया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव की ठंडी, धमकी भरी आवाज़ सुनकर उस लड़के जय की रूह तक कांप गई। मैं बस सिर्फ खैर खबर पूछने आया था, उसने हकलाते हुए कहा। किसकी खैर खबर? आरव ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। यहाँ तुम्हारा कौन है? जय ने कांपती सांस रोककर हिम्मत जुटाई। मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आरव का लहजा इतना सख्त हो चुका था कि हवा तक जम जाए। बस यही कमी रह गई थी कि उसका कॉलर पकड़कर सारा सच उगलवा ले। उसी पल एक तीर सी चुभती, तेज़ और घबराई हुई स्त्री आवाज़ सुनाई दी। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, यहाँ मत आना। आरव ने आवाज़ की ओर मुड़कर देखा और उसका पूरा वजूद सन्न रह गया। वह लावण्या थी जो भागती हुई उसी तरफ आ रही थी, झल्लाई हुई, डरी हुई, और उसकी नज़रें सिर्फ जय पर जमी थीं। उसने नहीं देखा था। आरव पत्थराए हुए अंदाज में खड़ा था, निगाह कभी जय पर तो कभी लावण्या के घबराए चेहरे पर जाती। सवालों की चोटें बिजली की तरह गिर रही थीं। लावण्या जय को जानती थी, उनका आपस में रिश्ता है। तो उस रात काव्या के कमरे में दिमाग जैसे भंवर में घिर गया। कहानी की डोर जो महीनों से उलझी थी, अचानक एक एक करके जुड़ने लगी। मगर जो तस्वीर बन रही थी वह पहले से कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी। लावण्या का यूं घबराकर जय के लिए भागना सिर्फ एक ही बात साबित कर रहा था कि उनका गहरा रिश्ता है। तो फिर उस रात काव्या के कमरे में जो आरव ने देखा, उसका मतलब पूरी तरह अलग था। आवाज़ खुद ब खुद होठों से निकली, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पश्चाताप ने उसे अंदर तक चीर दिया। उसने काव्या पर शक किया, महीनों तक उसे रुलाया, उसे टूटने पर मजबूर किया, सिर्फ एक अधूरी तस्वीर, एक गलतफहमी, एक न देखे गए सच की वजह से। वो एकदम से हार गया और खुद से नज़रें मिलाने के लायक नहीं बचा। वो अपनी काव्या से कितना बड़ा अपराध कर चुका था। वो रात जिसका लावण्या जिक्र कर रही थी, यकीनन उसी रिश्ते को छुपाने के लिए थी। आरव का दिल किया कि अभी इसी पल उड़कर काव्या के पास पहुंच जाए, उसके कदमों में गिरकर हर सख्त लहजे, हर ठंडी नज़र, हर गलत इल्ज़ाम की माफ़ी मांग ले। उसे बता दे कि अब उसे किसी सच्चाई की ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और हमेशा रहेगा। वह भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसके ससुर अब खतरे से बाहर थे और उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। घर पहुंचा तो माहौल में तनाव होने के बावजूद एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो। वह बिना रुके सीधा काव्या के कमरे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात सरिता देवी से हुई। कुछ पता चला? उन्होंने शक भरे स्वर में पूछा। उस लावण्या के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। डर है कहीं उसने काव्या को कोई मुसीबत में न फंसा दिया हो। अम्मा, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आरव की आवाज़ टूटी हुई थी। और सबसे बड़ी गलती मैंने की है। मुझे काव्या से बात करनी है। वो बस इतना कहकर आगे बढ़ ही रहा था कि काव्या के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दोनों आवाज़ें जानी पहचानी थीं, लावण्या और काव्या। वे दोनों एक बहस कर रही थीं, ज़बरदस्त झगड़ा। आरव का दिल धक से हुआ।
वो खौफ जिसे वह मिटाना चाहता था, शायद उसी ने दरवाजे के पीछे फिर से एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। एक अनजाने डर के तहत आरव और सरिता देवी दरवाजे के बिल्कुल पास आ गए, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। इस बार उन्होंने तय कर लिया था, सच जानकर ही रहेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अंदर से लावण्या की आवाज़ सुनाई दी। आरव भैया ने जय को अस्पताल में देख लिया है, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें पापा को मेरी शादी के लिए राजी करना ही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लावण्या। काव्या की आवाज़ में इस बार एक बेहद मजबूत कठोरता थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपने पति का भरोसा तक खो दिया है। मेरे पापा आज इस हालत में तुम्हारी हरकतों की वजह से हैं। मैंने तुम्हारा राज बहुत समय तक छुपाया, अब और नहीं। तुम वादे से मुकर नहीं सकती काव्या, लावण्या धमकी के साथ चिल्लाई। तुमने आरव भैया की जान की कसम खाई थी। हाँ, खाई थी। काव्या की आवाज़ दर्द से फटी, और वह कसम मेरे लिए जहन्नम बन गई है। अगर उस रात तुमने मेरे गले मेरे पति की जिंदगी की कसम का खंजर न रखा होता, तो मैं उसी पल सब कुछ सच बता देती। मैंने तुम्हारे गुनाह को छुपाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, मगर अब बस आज मैं सबको बता दूंगी उस रात क्या हुआ था। हिम्मत भी मत करना, लावण्या चीखी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम शादी से पहले, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, काव्या दहाड़ उठी। कह देना जो कहना है, लेकिन सच यह है कि उस रात तुमने जय को मेरे कमरे की खिड़की से अंदर बुलाया था, क्योंकि मेरा कमरा नीचे था। दरवाजे के बाहर खड़े आरव और सरिता देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे सन्न रह गए, और सच पहली बार अपनी पूरी चीख के साथ सामने आ चुका था। जब मैंने तुम्हें मना किया तो तुम मेरे सामने रोई गिड़गिड़ाई। जब वो अंदर आ गया और मैंने ताऊजी को फ़ोन करने की धमकी दी, तभी बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ गई। तुम डर के मारे साथ वाले स्टोर रूम में छिप गई थीं और मुझसे मेरे पति की ज़िंदगी की कसम ले ली कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और जय वो जानबूझकर मेरे करीब आया था। मैं पीछे हटी तो मेरा पाँव उलझा और मेरा दुपट्टा कालीन पर गिर गया। उसने मुझे गिरने से बचाने के बहाने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। यह सब एक जाल था, एक पूरा ड्रामा जो तुम दोनों ने मिलकर रचा था, ताकि अगर पकड़े जाओ तो पूरा इल्ज़ाम मुझ पर आए। दरवाजे के बाहर खड़े आरव और सरिता देवी पर जैसे एक बिजली सी गिरी। सच्चाई इतनी भयानक, इतनी तकलीफदेह होगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आरव का पूरा वजूद कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने काव्या की महीनों की खामोश सिसकियां, विनती करती नज़रें, उसका दर्द घूम गया। उसकी अपनी बेरहमी, उसके ताने, उसका शक, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर चीर कर रख रहा था। सरिता देवी की आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। आरव का हाथ अचानक ही मुट्ठी बनकर जकड़ गया। उसके चेहरे पर ऐसी तकलीफ, ऐसा गुस्सा और ऐसी खुद से नफरत थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। उसने एक झटके से दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से टकराकर जोर से हिल गया। अंदर मौजूद काव्या और लावण्या दहशत के मारे ठिठक गईं। सामने आरव महेश्वरी खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी आग भड़क रही थी जो किसी को राख कर सकती थी। इंसाफ का वक्त आ चुका था। उसकी आंखों में जलती आग देखकर लावण्या का खून सूख गया। उसके पीछे ही सरिता देवी आईं, जिनके चेहरे पर आंसू, शर्मिंदगी और पछतावे के मिले जुले निशान थे। काव्या का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे लगा शायद अब उसकी परीक्षा का आखिरी और सबसे दर्दनाक चरण सामने खड़ा है। लेकिन आरव महेश्वरी ने लावण्या की तरफ देखना भी गवारा न किया। उसके कदम सीधे काव्या की तरफ बढ़े। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका और उसकी आंखों में देखा, जिनमें महीनों का दर्द, अकेलापन और टूट चुकी उम्मीदें बंद थीं। आरव को अपनी आंखें पश्चाताप से भीगती नजर आईं। काव्या! उसके होठों से निकला बस एक नाम, और उसी एक शब्द में उसकी सारी माफ़ी, सारी मोहब्बत और पूरा पछतावा सिमट कर गिर पड़ा था। इसके बाद वह बिजली की तेज़ी से लावण्या की ओर पलटा, जो अब तक दीवार के साथ सहमी खड़ी थी। आरव का लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। जो कुछ तुमने अभी काव्या से कहा वो सब दोबारा दोहराओ। एक एक शब्द, सब सच बताओ जो तुम महीनों से छुपाए हुए हो। लावण्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जब देखा कि खेल खत्म हो चुका है तो उसने अब अपना आखिरी पत्ता फेंका। वो रोते हुए बोली, आरव भैया, ये झूठ बोल रही है, ये आप सबको भड़का रही है, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! यह सरिता देवी की दहाड़ थी।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह आगे बढ़ी और पूरी ताकत के साथ एक थप्पड़ लावण्या के चेहरे पर जड़ दिया। बस करो ये घिनौना खेल, सब कुछ हमने अपने कानों से सुना है। इतनी गिरी हुई हो तुम कि अपनी बहन जैसी कजिन की जिंदगी नर्क बना दी, सिर्फ अपने गुनाह को छुपाने के लिए। थप्पड़ की आवाज और शोर सुनकर घर के बाकी लोग, जिनमें कमजोरी से कदम उठाते शेखावत साहब भी शामिल थे, कमरे की ओर दौड़े आए। अंदर का मंजर देखकर सब लोग दंग रह गए। रोती हुई लावण्या, गुस्से से कांपती सरिता देवी, पत्थर की तरह जमे खड़े आरव महेश्वरी और आंसुओं में डूबी हुई काव्या। यह सब क्या हो रहा है? लावण्या के पापा यानी काव्या के ताऊजी ने गरजती आवाज में पूछा। इस बार आरव ने बोलना शुरू किया। उसने बिना किसी लाग लपेट के वह सब कुछ बयान कर दिया जो उसने और उसकी माँ ने सुना था। लावण्या की मक्कारी, उसकी ब्लैकमेलिंग, जय को घर बुलाने की साजिश और फिर काव्या को कसम देकर चुप कराने की पूरी दर्दनाक कहानी। उसके हर शब्द में सच्चाई का जहर था और आग भी। जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, चेहरों के रंग उखड़ते जा रहे थे। ताऊजी और ताईजी का सिर शर्म से झुक गया। वे अपनी बेटी को अविश्वास और हैरत के साथ देख रहे थे, जिसे वे आज तक मासूम समझते आए थे। काव्या के माँ बाप अपने दिल में घुट रहे थे। अपनी बेटी की खामोश तकलीफ और कुर्बानी जानकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। क्या यह सब सच है लावण्या? ताऊजी ने कांपती और टूटती आवाज में पूछा। लावण्या ने रोते हुए सर धीरे से हाँ में हिला दिया और उसका यह इकरार सबके लिए सबसे बड़ा फैसला बन गया। ताऊजी, जो अपनी इज्जत और उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते थे, उन्होंने सिर्फ एक पल लगाया और उनका फैसला उनकी आंखों की ठंडक और आवाज़ के तूफान से साफ पढ़ा जा सकता था। वे लावण्या की तरफ बढ़े और सख्त लहजे में बोले, तुमने सिर्फ काव्या का नहीं, पूरे खानदान का सिर शर्म से झुका दिया है और तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है, और इसी हफ्ते होगी। तुम्हारी पसंद, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिद, आज से सब खत्म। यही तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। यह फैसला सुनकर लावण्या फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसुओं पर किसी को दया नहीं आ रही थी। सबके बीच उठते तूफान के अंदर आरव महेश्वरी काव्या की तरफ आया। उसने सबके सामने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आवाज़ भावनाओं के बोझ से कांप रही थी। काव्या, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे मैं अपने की माफ़ी मांग सकूं। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हर पल मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तुमने मेरी ज़िंदगी की कसम निभाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और मैं इतना बदकिस्मत कि तुम पर यकीन न रख सका। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? काव्या ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकवा नहीं था, बल्कि बहुत गहरी, बहुत थकी हुई मोहब्बत थी। मुझे आपकी मोहब्बत पर कभी शक नहीं था आरव, बस आपके भरोसे का इंतज़ार था। ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं, माफ़ी का ऐलान थे। आरव ने कृतज्ञता से उसकी आंखें चूम लीं। महीनों से उनके रिश्ते पर जमी बदगुमानी की बर्फ पिघल चुकी थी। तूफान गुजर चुका था और अब उनकी ज़िंदगी में एक नई, साफ और रोशन सुबह उग रही थी, जहां मोहब्बत भी थी और भरोसा भी। कमरे में गहरा, भारी सन्नाटा था। लावण्या को उसकी माँ आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर ले गई और उसके पिता का फैसला चट्टान की तरह अडिग था। सच्चाई एक तेज तलवार की तरह हर रिश्ते पर चढ़ी नकली आवरण को चीर चुकी थी। इस खामोशी को शेखावत साहब की कांपती आवाज़ ने तोड़ा। बीमारी और कमजोरी के बावजूद वे उठकर अपनी बेटी के पास आए। उनकी आंखों में महीनों का पछतावा और बाप की बेबस मोहब्बत भर आई थी। उन्होंने काव्या के सर पर हाथ रखा। बेटी, हो सके तो अपने इस गुनहगार बाप को माफ़ कर देना। मैं लोगों की बातों में आकर अपनी ही बेटी की सच्चाई पहचान नहीं पाया। ये कहते कहते उनकी आवाज़ बुरी तरह टूट गई और वो फूट फूट कर रो पड़े। काव्या तड़प कर अपने पापा के सीने से लिपट गई। नहीं पापा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए हमेशा की तरह काबिल ए इज्जत हैं। बाप बेटी के इस मिलन ने कमरे की हर आंख नम कर दी। उसकी माँ भी आगे बढ़ी, उसे गले से लगाया और अपनी कोताही की माफ़ी मांगी। आज काव्या को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर सदियों से रखा बोझ उतर गया हो। तभी उसके ताऊजी, जो शर्म से नज़रें उठा नहीं पा रहे थे, पूरी हिम्मत समेटकर आरव और काव्या के पास आए। ताऊजी ने भारी कदमों के साथ आगे बढ़कर कहा, बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी के गुनाह की वजह से तुम दोनों की जिंदगियां बर्बाद होते होते बचीं। तुमने इस खानदान की इज्जत बचाई और हमने तुम्हें ही जलील और बेइज्जत किया।
आरव महेश्वरी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने सच्चाई का साथ दिया। आरव ने सम्मान से उनके हाथ थाम लिए। जो होना था वह हो गया ताऊ जी, अब इस बात को यहीं ख़त्म करें। उस रात जब आरव, काव्या और सरिता देवी वापस अपने घर के लिए रवाना हुए तो गाड़ी में गहरी लेकिन सुकून भरी खामोशी थी। यह वो दर्दनाक खामोशी नहीं थी जो महीनों से उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हुई थी। यह तूफान के बाद वाली शांति थी जो अपने साथ उम्मीद लेकर आती है। ड्राइव करते हुए आरव ने आगे बढ़कर काव्या का हाथ थाम लिया और उसे मजबूती से दबाया, जैसे बिना एक शब्द कहे उसे वादा कर रहा हो, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर में दाखिल होते ही आज पहली बार काव्या को यह घर अपना लगा, वही खूबसूरत आशियाना जिसके उसने सपने देखे थे, न कि वो कैदखाना जहां उसने पिछले महीनों में हर सांस आंसुओं के साथ ली थी। जैसे ही वे अंदर आए, सरिता देवी सीधे काव्या के पास आईं। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटी, मैंने अपनी आंखों पर बदगुमानी की पट्टी बांध रखी थी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने जिस सब्र और हिम्मत से इस घर को टूटने से बचाया, उसके बाद तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी हो, इस घर की असली वारिस। यह कहते हुए उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहे। काव्या ने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया और आज सास बहू का रिश्ता पिघलकर माँ बेटी के पाक रिश्ते में बदल गया। जब सरिता देवी अपने कमरे में चली गईं तो आरव और काव्या अपने कमरे में अकेले रह गए। वही कमरा जो पहले उनकी मोहब्बत का गवाह था और फिर नफरत और बदगुमानी का। आज महीनों के बाद पहली बार वे दोनों इस कमरे में हर शक, हर जख्म, हर दर्द से आज़ाद थे। आरव ने काव्या को अपने सामने बिठाया और दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में बेहिसाब प्यार और गहरी शर्मिंदगी थी। उसकी आवाज़ टूट रही थी। काव्या, मैं जानता हूँ उस माफ़ी शब्द उस दर्द के सामने बहुत छोटा है जो मैंने तुम्हें दिया। मैं हर रोज़ तुम्हें देखता था, तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा, तुम्हारी वीरान आँखें, फिर भी मैं अपनी ज़िद और शक को तुमसे ऊपर रखता रहा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुमसे माफ़ी नहीं बल्कि एक और मौका मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना कि मैं तुम्हारे हर ज़ख्म को भर सकूँ। क्या तुम मुझे फिर से अपना बनने दोगी? काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में दर्द कम और मोहब्बत ज़्यादा थी। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन जैसे ही उस रात का मंजर मेरी आंखों के सामने आता था, मेरे भीतर का दरिंदा जाग जाता था। मेरा प्यार मेरे शक से हार जाता था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। आरव की आवाज़ कांप गई। काव्या ने धीरे से कहा, मैं भी हर रोज़ मरती थी। आपकी नफ़रत भरी नज़रें मेरे वजूद को छलनी कर देती थीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी की कसम मुझे चुप रहने पर मजबूर करती थी। मुझे डर था अगर मैंने सच बता दिया तो लावण्या जय के साथ मिलकर आपको नुकसान न पहुंचा दे। मैं आपकी नफ़रत सह सकती थी, लेकिन आपको खोने का ख्याल भी सह नहीं सकती थी। उसका यह इकरार आरव के दिल को चीर गया। वो इंसान जिसकी जान की हिफाजत के लिए उसकी पत्नी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जहन्नुम बना ली, वही महीनों तक उसी इंसान की आंखों में गुनहगार बनी रही। आरव ने झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। आज के बाद हमारी मोहब्बत के बीच कोई शक, कोई बदगुमानी नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। और उस रात महीनों की तकलीफ़, आंसुओं और तन्हाई के बाद उनकी रूहों को एक सुकून मिल गया। वे दूसरे की बाहों में थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, सच्चा और गहरा हो चुका था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।